डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा सीबीआई आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं, मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। 4 दिवसीय सिंगापुर जापान दौरे से वापस लौटे सीएम योगी। सीएम योगी ने बताया दोनों देश के साथ 1.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए साइन, 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ प्राप्त। निवेश प्रस्तावों में यूपी में 5 लाख लोगों के रोजगार सृजन का अनुमान। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार के विमान हादसे में मौत के कारण। मौत के बाद फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, विमान हादसे की जांच सीआईडी को सौंपी गई। एएआईबी की जांच रिपोर्ट को सीआईडी रिपोर्ट में शामिल करेगी। आरएसएस के 100 वर्षों की गौरव गाथा पर आधारित फिल्म शतक छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री साय ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य और जनप्रतिनिधि के साथ फिल्म शतक देखी, कहा राष्ट्र प्रेम और सेवा भावना का सजीव चित्रण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में किसी भी आरोपित के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश या आपराधिक मंशा साबित नहीं होती। अदालत ने कुल 23 आरोपित कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, अनुर रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू गोरनचला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चन्नप्रीत सिंह, रायट के कविता, अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और शरद चंद्र रेड्डी को आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मामला फर्जी था, जिसका मकसद उनकी और उनकी पार्टी की छवि धूमिल करना था। केजरीवाल ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रचित सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि उनकी पार्टी के कई नेता जेल गए, जो लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी न्यायिक जांच की कसौटी पर टिक नहीं पाई। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने साजिश का एक कथानक तैयार करने की कोशिश की, लेकिन यह केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आबकारी नीति में किसी ओवर ऑर्चिंग कॉन्सिपरेंसी या आपराधिक इरादे का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है। कोर्ट ने माना कि अभियोजन का मामला न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं सका और किसी भी आरोपित के खिलाफ आरोप तय करने लायक आधार मौजूद नहीं था। कोर्ट ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा किसी आरोपित को माफी देकर उसे सरकारी गवाह बनाना और फिर उसे बयानों के आधार पर जांच की कमियां भरना संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने टिप्पणी दी कि यदि इस तरह की कार्यप्रणाली को स्वीकार किया गया तो यह संवैधानिक मूल्यों का गंभीर उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से सार्वजनिक सेवक कुलदीप सिंह को मामले में आरोपित नंबर 1 बनाया गया है, उस पर सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की जाएगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सीबीआई चुनौती देने की तैयारी में है। एजेंसी इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी और वहां अपील दायर भी करेगी। इस पूरे मामले की शुरुआत 2022-23 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से हुई थी, जिसमें सीबीआई और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले के आरोप दर्ज किए थे। इस केस में कई नेता जेल भी गए। कोर्ट ने साफ कहा कि संवैधानिक पदाधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत होना जरूरी है, केवल दावों से केस नहीं बनाया जा सकता। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए,
आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि आज अदालत ने अपने फैसले में कह दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सभी नेता कट्टर ईमानदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने देश के सबसे ईमानदार दल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा और आज ये षड्यंत्र नाकाम हो गया। अब प्रधानमंत्री पूरे देश से माफी मांगे और कहें कि उन्होंने आपको बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी की तानाशाही के सामने चट्टान की तरह डटकर लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय जापान दौरा खत्म हो गया है, जिसके बाद सीएम योगी आज वापस लखनऊ लौट आए हैं। सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री जापान दौरे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी के साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी वापस लौट आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय विदेश दौरे पर थे। इस दौरान वो 2 दिन सिंगापुर और 2 दिन जापान में रहे। मुख्यमंत्री का यह दौरान यूपी में विदेशी निवेश, तकनीकी, सेमीकंडक्टर यूनिट और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बेहद सफल माना जा रहा है। जापान दौरे से लौटे मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिनों की यात्रा में हम लोगों ने तमाम महानुभावों के साथ मुलाकात की, G2G लेवल की बैठकें संपन्न की, G2B लेवल की कई बैठकें और B2B लेवल की भी कई बैठकें इस दौरान संपन्न हुई। सीएम योगी ने कहा कि मेरा मानना है कि दोनों देशों सिंगापुर और जापान में इन चारों प्रकार की सभी बैठकों को ले लिया जाए तो इन सबको लेकर के लगभग 60 से अधिक ऐसी बैठकें हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए जो G2G, G2B, B2B स्तर के संपन्न हुए हैं। 2 बड़े रोड शो, एक सिंगापुर में जिसमें बड़ी संख्या में निवेशक और वित्तीय संसाधनों के चेयरमैन और सीईओस आए थे। एक रोड शो हम लोगों ने टोक्यो में किया था और एक रोड शो जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानाशी में संपन्न हुआ, जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या दोनों जगह मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संसाधनों के चेयरमैन और सीईओस इन दोनों कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के बारे में एक बहुत सकारात्मक भाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। वायु शक्ति 2026 से पहले राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब लड़ाकू हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में सवार हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान दौरे में शुक्रवार सुबह जैसलमेर वायुसेना
स्टेशन पहुंची। स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर में को पायलट बनी हैं। उनके लिए करीब 25 मिनट की विशेष सोटी निर्धारित की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अक्टूबर 2023 में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी, जिससे वह 2 अलग-अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे और वायुसेना के क्षमता प्रदर्शन को देखते हुए जैसलमेर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। चांदन से पोखरण तक पूरे क्षेत्र को अस्थायी रूप से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क और सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी। LCH प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह हेलीकॉप्टर रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पर्वतीय इलाकों तक विभिन्न भू भागों में काम करने में सक्षम है और 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी संचालन कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2022 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन से प्रचंड में उड़ान भरी थी। महाराष्ट्र के पुणे जिला के बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य लोगों की मौत को फिलहाल आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया है। इस गंभीर मामले की जांच राज्य सरकार के निर्देश पर CID को सौंप दी गई है। ADG CID सुनील रामानंद ने बताया कि जांच कई पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें यह देखा जा रहा है कि हादसे के पीछे कोई आपराधिक साजिश तो नहीं थी, या दुर्घटना थी, या फिर हत्या, कहीं आपराधिक लापरवाही तो नहीं हुई, या किसी प्रकार की गैरकानूनी चूक तो नहीं हुई। जांच में बारामती मेडिकल कॉलेज, फॉरेंसिक साइंस लैब, एविएशन अथॉरिटीज और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जैसी संस्थाएं शामिल हैं। AAIB की तकनीकी जांच रिपोर्ट को CID अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी। एयरपोर्ट के CCTV फुटेज और ब्लैक बॉक्स फिलहाल AAIB की जांच के दायरे में है। इस पर CID ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। साथ ही मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की गई है और इसके लिए पत्र भी दिया गया है। CID का कहना है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। यदि जांच में किसी प्रकार की आपराधिक भूमिका सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 सालों की गौरव गाथा पर आधारित फिल्म शतक को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। राजधानी रायपुर स्थित जोरा मॉल में फिल्म का प्रदर्शन देखा गया, जहां मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि शतक केवल एक फिल्म नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, जनसेवा और समर्पण की सतत साधना का सजीव चित्रण है। उन्होंने कहा कि संघ की प्रेरक गाथा जन जन तक पहुंचे और नई पीढ़ी राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित हो। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के तप और दूरदर्शी विचारों से शुरू हुई यात्रा को माधवराव सदाशिवराव गोलफलार ने नई दिशा दी है। एक शताब्दी का इतिहास लाखों स्वयंसेवकों के अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह फिल्म युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। झारखंड विधानसभा में आज बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष का घेराव किया। इसी बीच सदन के बाहर मीडिया के समक्ष आकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद जिले में ECL के अंतर्गत आने वाले बंद पड़े खदानों में अवैध तरीके से कराए जा रहे खनन का मुद्दा उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी निशाने पर लिया। तो वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत का भी दावा किया। लड़ा भी लोग जी तो मैं कह सकता हूं कि काफी संख्या में वार्ड पार्षद भी जीतेंगे और अध्यक्ष भी जीतेंगे और मेयर भी जीतेंगे। बाकी तो परिणाम आने दीजिए, लेकिन आज मैं कहूंगा कि विशेष रूप से आप सब लोगों के संज्ञान में आया भी होगा इलीगल किस प्रकार से खदानें चलाई जाती है और उसे लगातार हम लोग धनबाद का सुनते थे, लेकिन कल आप सब लोग सुना होगा नाला विधानसभा, जहाँ से राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं उस क्षेत्र में
ACL का छोटा सा एरिया है, बंद खदानें थे, लेकिन इलीगल खदानें चल रही। झारखंड विधानसभा में आज बजट सत्र के 8वें दिन सदन में चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसेमिया पेशेंट के इलाज को क्रम में चढ़ाए गए संक्रमित HIV पॉजिटिव ब्लड का मामला फिर गर्माता हुआ दिखाई दिया, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से विधानसभा में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई मांग उठाई गई और पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा पर जल्द अमल करने की मांग की गई। इस क्रम में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने जवाब दिया, तो वहीं चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोप पर भी पलटवार किया। अनुभवी विधायक हैं, उन्होंने जो पहला इससे पहले भी जो क्वेश्चन था उनको रिपीट किया है। मैंने जवाब दे दिया है कि सरकार गंभीर है, जांच की रिपोर्ट आ जाएंगे और आने वाले दिनों में हम जो ब्लड की जो कमी थी, ब्लड की जांच की जो समस्याएं हो रही थी, अब हमने मध्य प्रदेश के तर्ज पर पूरे झारखंड में उसी सिस्टम को हम लागू कर रहे हैं ताकि अब ब्लड की दिक्कत नहीं होगा। जहां भागलपुर जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल की मानवीय संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक मामला सामने आया है। रेल सुरक्षा बल की तत्परता से ट्रेन में लावारिस हालत में मिले एक नवजात शिशु की जान बचा ली गई। जानकारी के अनुसार साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर के नाथनगर स्टेशन पर ठहराव के दौरान ड्यूटी पर तैनात RPF हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार ने कोच के बाथरूम के समीप एक नवजात शिशु को लावारिस हालत में देखा। RPF कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और प्रारंभिक देखभाल सुनिश्चित भी की। इसके बाद शिशु को RPF पोस्ट लाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। घटना की सूचना तत्काल चाइल्ड लाइन को दे दी गई है। फिलहाल नवजात की पहचान नहीं हो सकी, उसे ट्रेन में किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा, इसकी जांच जारी है। रेल पुलिस की इस त्वरित और मानवीय कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की। RPF की सजगता से एक मासूम की जिंदगी सुरक्षित बचा ली गई। नवी मुंबई में ड्रग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाशी इलाके में छापा मारकर करीब 13 करोड़ रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया है। इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। वाशी स्थित वाशी पुलिस थाना की टीम ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर के मार्गदर्शन में ऑपरेशन का अंजाम दिया। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर संदिग्धों पर छापा मारा। छापे के दौरान भारी मात्रा में गांजा की अवैध भंडारण और तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से नशीले पदार्थों के साथ वाहन और अन्य सामग्री भी जब्त की है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। प्राथमिक जांच में अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी रैकेट से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा से पहले एक नया विवाद सामने आया है। राज्य के कई प्रमुख मंदिरों की समितियों ने मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव ने धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक स्तर पर व्यापक बहस छेड़ दी है। यह प्रस्ताव गंगोत्री मंदिर, मुखवा गंगोत्री का शीतकालीन प्रवास स्थल, बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर सहित उन सभी मंदिरों पर लागू करने की बात करता है जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। मंदिर समितियों का तर्क है कि इन पवित्र धामों की धार्मिक गरिमा और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए कदम आवश्यक है। हेमंत द्विवेदी, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी के खिलाफ नहीं बल्कि धार्मिक अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। समिति के अनुसार सभी मंदिरों में एक समान नियम लागू किया जाएगा। यात्रा सीजन शुरू होने से पहले औपचारिक स्वीकृति ली जाएगी और प्रवेश में से संबंधित दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएंगे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह प्रस्ताव संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक सौहार्दता की भावना को विपरीत हो सकता है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की धार्मिक पहचान और अर्थव्यवस्था की धुरी मानी जाती है और हर साल लाखों श्रद्धालु इन धामों के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। रामनगरी अयोध्या में होली को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। रंग, गुलाल, पिचकारी और तरह तरह के मुखौटों से सजी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। प्रमुख बाजारों में त्योहार का उत्साह चरम पर है और व्यापारी भी बेहतर बिक्री की उम्मीदों में जुटे हैं। इस बार बाजार में खास आकर्षण
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पिचकारियां बनी हुई हैं। मोदी योगी थीम वाली पिचकारी बच्चों की पहली पसंद बनती जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मुखौटे भी बाजार में अलग पहचान बना रहे हैं और युवाओं में इसकी खास मांग देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि राजनीतिक थीम वाली होली सामग्री की मांग पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा है। बच्चों और युवाओं में इस बार ऐसे उत्पादों को लेकर उत्साह है। व्यापारियों को उम्मीद है कि जैसे जैसे होली नजदीक आएगी, बिक्री में और तेजी देखने को मिलेगी। जो भी पिचकारी लेने आ रहे हैं, इस टाइम डिमांड यही कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री ने जो विकास कार्य किया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य किया है, उनको देखते हुए जो बच्चे आ रहे हैं, बड़े जो भी आ रहे हैं, वो योगी जी और मोदी जी की पिचकारी हम मांगते हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने जो भी पिचकारी, आप देखिए सकते पिचकारी में कमल का फूल बना हुआ है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो भी है, मतलब बच्चे उनकी डिमांड ही यही चाहिए इनको। हमें सिर्फ योगी और मोदी यही पिचकारी मैं खरीदने, मैं भी कस्टमर हूँ। मैं यहाँ मार्केट में बहुत सारी जितनी दुकानें लगी हुई हैं, सब पे मोदी और योगी का पिचकारी बहुत सारी लगी हुई है। मैं भी वही खरीदने आया। अफगानिस्तान ने गुरुवार देर रात पाकिस्तान पर हमला किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट भी मार गिराया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यह हमला 22 फरवरी को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उनके पास हैं। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नंगरहार प्रांत समेत कई शहर में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा है कि अब तक 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हैं। 27 तालिबान चौकियां तबाह कर दी गईं और 9 पर कब्जा कर लिया गया है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम ने कहा कि हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है। अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने दोनों देशों से तुरंत लड़ाई रोकने की अपील की। रूसी समाचार एजेंसी RIA के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमले बंद किए जाएं और मतभेद कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाए जाएं। रूस ने यह भी कहा कि यदि दोनों देश चाहें तो वह मध्यस्थता करने पर विचार करेगा। मॉस्को ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।